नमस्कार। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की जो आज हालात हैं उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? जिस तरह से वहां रिलीजियस माइनॉरिटीज खासकर हिंदूज का परसिक्यूशन हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं उन पर, वो निशाने पर हैं और टारगेट पर हैं, उसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? आखिर क्या ऐसे हालात बने कि अपने इस क्षेत्र में, दक्षिण एशिया में, हमने अपने सबसे अच्छे मित्र को जैसे हम गंवा बैठे हैं? क्या उसके लिए शेख हसीना गवर्नमेंट और उनकी पॉलिसी जिम्मेदार है? क्या हमारी विदेश नीति में कोई चूक हुई है? और अब यहां से आगे का रास्ता क्या हो? किस तरह से हम इस चक्रव्यूह को तोड़ें और वहां की सिचुएशन को इंप्रूव कर सके? वे फॉरवर्ड क्या हो? इन सब पे चर्चा करेंगे हम आज इस वीडियो में। स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, जहां हम करंट अफेयर्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स और ऐसे विषयों पर चर्चा करते रहते हैं लगातार जिनका आपसे और हमसे सीधा सरोकार हो। बांग्लादेश में जो हालात बने हैं वो निश्चय ही बहुत ही दुखदायी, शोचनीय और अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट सबसे ज्यादा इसलिए कि बांग्लादेश तो साउथ एशिया में हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता था, ऑल वेदर फ्रेंड होता था। खासकर शेख हसीना की सरकार जब रहती थी पावर में, तब हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशंस सबसे अच्छे होते थे। और एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब हम अपने नेबर्स में से शायद किसी को भी अपना डिपेंडेबल अलाय या फ्रेंड नहीं मान सकते। श्रीलंका को देखिए, सस्पेक्ट रिलेशंस। नेपाल, सस्पेक्ट रिलेशंस। मालदीव्स, चाइना के साथ। पाकिस्तान, हम और आप सब परिचित हैं क्या स्थिति है वहां की। भूटान भी चीन और भारत के बीच दुविधा में फंसा हुआ नजर आता है कई बार। तो ऐसी स्थिति में हम बांग्लादेश को किस तरह से खो बैठे? तो देखिए, सबसे पहले तो चर्चा करते हैं वहां पे आज के हालात पर, किस तरह की स्थिति बनी है। तो बर्लिन बेस्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अगस्त में जब शेख हसीना के खिलाफ कू हुआ था और शेख हसीना को ढाका छोड़ के भागना पड़ा था, उनकी सरकार बदल गई थी, उसके बाद से लेके अब तक करीब 2000 से ज्यादा इंसिडेंट्स हो गए हैं जिनमें हिंदुओं को और माइनॉरिटीज को टारगेट पे लिया गया है। तो ये हालात कैसे बने? इसलिए भी ये बात बहुत ही ज्यादा दुखदाई है कि हम तो बांग्लादेश बनाने वाले मुल्क हैं। 1971 में जब पाकिस्तान का अत्याचार चरम पे था बांग्लादेश पे, उस समय भारत ने वहां पे मुक्ति बाहिनी बनाई। 1971 के अंत में जो दिसंबर में युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, उसकी एक खास वजह भारत का मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट था। फिर बांग्लादेश आज़ाद हुआ। पहले वहाँ के नेता के रूप में मुजीबुर रहमान आए, बंग बंधु के नाम से जो जाने जाते थे। वो भारत के बहुत निकट थे। फिर बहुत ही अनफॉर्चुनेटली उनका असैसिनेशन हुआ। उसके बाद वहाँ मिलिट्री रूल हुआ। मिलिट्री रूल में वहाँ पे लगातार एक रिलीजियस या कहिए इस्लामिक फंडामेंटलिज्म ने जड़ें पकड़ी। फिर जो एक कॉन्फ्लिक्ट रहा या एक कन्फ्रंटेशन रही, टू पार्टी सिस्टम वहाँ का, आवामी लीग जिसकी शेख हसीना लीडर थी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसकी बेगम खालिदा जिया लीडर थी। इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, उसके बीच में भी रिलीजियस माइनॉरिटीज खासकर हिंदू जैसे बीच में पिसते रहे, क्योंकि परसेप्शन ये बना कि शेख हसीना हिंदूज के साथ और रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ है और दूसरी तरफ खालिदा जिया ज्यादा थोड़ी हार्डकोर इस्लामिक पॉलिसीज को सपोर्ट करती हुई नजर आई। तो लगातार ये जो पॉलिटिक्स चली, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बांग्लादेश में, उसकी वजह से भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस और हिंदूज और माइनॉरिटीज हाशिए पर रहे। लेकिन शेख हसीना की हुकूमत के दौरान उनको एक ब्रॉडर प्रोटेक्शन मिलता रहा। देखिए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से, जिन हालात में, जिस तरह से बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, जिस तरह से वो देश एग्जिस्टेंस में आया था, उसका कॉन्सेप्ट ही एक सेक्युलर इंक्लूसिव सोसाइटी का था। तो कोई बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वहां पर माइनॉरिटीज का रहने का। लेकिन वहां की ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स प्लस आर्मी की जो एक भूमिका रही है, और आर्मी, ध्यान रखिए, हमेशा से पाकिस्तान के साथ थी। ज़्यादातर बांग्लादेशी आर्मी के भी उस समय के जो अधिकारी थे, अफसर थे, आला पोजीशंस में बैठे हुए, वो सब पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेंड हुए थे। तो उनकी सिंपैथीज और उनकी लॉयल्टी वहाँ थी। तो वो भी एक एंटी इंडिया रुख अख्तियार रखते थे। लेकिन ये सब तो विगत की बातें हैं। जैसे ही शेख हसीना का वहाँ से जाना हुआ, उनके खिलाफ कू हुआ, और पिछले 10 साल में ऐसे कई हालात बन गए थे, क्योंकि एक वो तानाशाह की तरह देखी जाने लगी, बड़ा ऑथोरिटेरियन उनका रूल देखा जाने लगा। और उन्होंने जो उसको क्रश करने की कोशिश की, उसकी वजह से भी आज
हिंदू और रिलीजियस माइनॉरिटीज टारगेट में, और न सिर्फ हाशिए पे और निशाने पे, उनकी जान माल सुरक्षित नहीं है। तो जब मोहम्मद यूनुस ने अपनी सरकार बनाई, एक केयर टेकर गवर्नमेंट जिसके वो चीफ एडवाइजर बने, तो उन्होंने कहा कि मैं एक नेशनल यूनिटी की गवर्नमेंट बनाऊंगा। वो हिंदू मंदिरों में भी गए, हिंदुओं के लिए उन्होंने वोकली सपोर्ट भी प्रोफेस किया, बातें सारी अच्छी अच्छी की, लेकिन एक्शन क्या? नीलबटा सन्नाटा, कोई कार्रवाई नहीं। जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा जब हिंदू संगठन सड़क पे उतरे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के नेता या हिंदू नेता या रिलीजियस लीडर्स सड़क पे आए और प्रोटेस्ट करें, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। तो ये तो क्या, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो अभी हाल में जिस तरह से वहां पे एक इस्कॉन के मंक को अरेस्ट किया गया है, साधु को, और उसके और 2 सपोर्टर्स को भी, उसको लेके तो खासा एक गुस्सा है लोगों में, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हालत ये है कि जो इस्कॉन के सदस्य जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनके लिए कोई वकील वहां पे बहस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो वहां पे बार एसोसिएशन है वो ये इंश्योर कर रही है, वो ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी वकील उनके पक्ष में नहीं खड़ा हो, डिफेंस में नहीं खड़ा हो। जो हिंदू वकील जाना चाहता है जिरह करने के लिए, उसको आने की अनुमति नहीं देते। और एक हिंदू वकील जिसने हिम्मत की थी, उसके घर में इस तरह से तोड़फोड़ की और वहां पे इस कदर मारपीट की गई कि वो खुद अस्पताल के आईसीयू में भर्ती अपनी जान के लिए जूझ रहा है। वो खुद बहुत, उसकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है, वो भी एक सेक्युलर संस्था है, उसने भी कहा है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्थिति बन रही है और इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन नेशनल यूनिटी की सरकार बनाने का दावा लगातार करने वाले मोहम्मद यूनुस की सरकार जैसे हाथ पे हाथ रख के बैठी है, कुछ भी नहीं कर पा रही है, और इस वजह से वहां स्थिति बहुत ही विकट होती जा रही है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? भारत सरकार क्या करे? हमारी नीतियां क्या हों कि हम हिंदूज की और माइनॉरिटीज की सुरक्षा को वहां सुनिश्चित कर सके, इंश्योर कर सके। यहां पे 2 अलग तरह के रिएक्शन हो रहे हैं भारत में। कलकत्ता से 2-3 दिन पहले रिपोर्ट्स आई कि वहां पे डॉक्टर्स ने, कुछ अस्पतालों ने ये घोषणा कर दी, ऐलान कर दी कि वो बांग्लादेशी पेशेंट्स को नहीं देखेंगे, उनका इलाज नहीं करेंगे। उसी तरह से जो अगरतला में मिशन है, कंसुलेट है बांग्लादेश की, वहां पे मेमोरेंडम देने के नाम पे कुछ एक हिंदू समिति के लोग गए, मेमोरेंडम दिया भी गया, लेकिन उसी बीच में वहां हिंसा कर दी, तोड़फोड़ कर दी, बांग्लादेश झंडे को नीचे उतार दिया गया, जिस पे बांग्लादेश ने बड़ा प्रोटेस्ट अपना दायर किया है, और भारतीय विदेश मंत्रालय ने रिग्रेट भी व्यक्त किया है, खेद भी व्यक्त किया है उस पर। तो देखिए, इस तरह के जो रिएक्शंस हैं कि चाहे हम बांग्लादेशियों के खिलाफ गुस्सा निकालने लगे हैं भारत में, उससे तो बांग्लादेश में स्थिति और बिगड़ेगी। वो मूर्खतापूर्ण हरकत करें तो हम भी मूर्खतापूर्ण हरकत करें। ईंट का जवाब पत्थर से देने की ये सिचुएशन नहीं है, डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता है। अब भारत सरकार क्या करे सिवाय एक खेद व्यक्त करने के, प्रोटेस्ट दर्ज कराने के? अनफॉर्चुनेटली हमारे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, क्योंकि टेक्निकली ये बांग्लादेश का इंटरनल अफेयर है। हम उन पे प्रेशर बना सकते हैं, हम ये कोशिश कर सकते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी और दबाव बढ़े और बने उन पर कि हिंदू और माइनॉरिटीज़ जो हैं, क्रिश्चियंस, वो वहाँ पे महफूज, सुरक्षित महसूस करें। तो वो एक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, लेकिन भारत के हाथ इसमें काफ़ी हद तक बंधे हुए हैं, हमारे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो घूम फिर के बात फिर वहीं आती है जहां से शुरू हुई थी, ढाका से, बांग्लादेश से, कि मोहम्मद यूनुस की सरकार को ही ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके देश में जो एक इंक्लूसिव सेक्युलर सोसाइटी का माहौल रहा है 1971 से, जो डिसरप्ट होता रहा है। जमात जब भी पावरफुल होती है, वहाँ रेडिकल इस्लाम एक रियलिटी है दुनिया की, लेकिन उससे वो अब तक सक्सेसफुली जूझते आए हैं। सिर्फ शेख हसीना के पिछले 10 सालों में जिस तरह से उनका शासन रहा, वो स्थितियां भी थोड़ी कमजोर पड़ी और रेडिकल इस्लाम और मजबूत हुआ। लेकिन हमारी बेस्ट केस सिनेरियो और हमारी बेस्ट उम्मीद बांग्लादेश पे ही निर्भर करती है, ढाका की हुकूमत पे ही निर्भर करेंगे हम कि उन्हीं को सद्बुद्धि दे ईश्वर, उन्हीं को बुद्धि सही आए, वही इंश्योर करें कि उनके देश की कानून व्यवस्था बनी रहे और वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू और क्रिश्चियंस, वो सुरक्षित महसूस करें और महफूज रहें। उसी में बांग्लादेश का भविष्य है, उसी में दक्षिण एशिया, साउथ एशिया का भविष्य है, और उसी में पूरे हमारे पड़ोस में, हमारे देश में शांति का माहौल बना रह सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पहले के वीडियोस भी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी पेशकश पसंद आ रही है और अगर आप इसी तरह की समसामयिक विषयों पर एनालिसिस
करंट अफेयर्स पे उसका विश्लेषण सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज। धन्यवाद, नमस्कार।